नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक विद हर्षित की विशेष श्रृंखला संवाद में। ये शो पावर्ड बाय है पॉकेट न्यूज़ 18 से और मैं वर्तमान में बैठा हूँ माधवराव सप्रे संग्रहालय भोपाल की इस भूमि पे जहाँ पुस्तकों का भंडार है और हमारे साथ उपलब्ध हैं श्री विजय दत्त श्रीधर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। जी सर, आपने इस हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में अपने दशकों का अनुभव दिया है, चाहे वो पुस्तकों की बात हो, चाहे वो पत्रकारिता की बात हो। इस संग्रहालय ने कई सारे समारोह को देखा है जहाँ पुस्तकों का बहुत विमोचन हुआ है। आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है? एक कोई पुस्तक प्रिय नहीं होती, अलग अलग विषय होते हैं, उनमें बहुत सारी पुस्तकें प्रिय होती हैं। और पुस्तकें पढ़ना एक अनुराग की बात तो है ही, विद्यानुरागी लोग पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन मुझे पुस्तक व्यसन की तरह पसंद है। मतलब मेरे लिए वो एक व्यसन की तरह है। जब तक मैं किताब पढ़ नहीं लेता हूँ, कोई भले 25 पन्ने पढ़ूँ, तब तक नींद नहीं आती है। तो मेरा वर्षों का 60 साल का कम से कम ये अनुभव है। और ये जो सप्रे संग्रहालय है, इसमें अकेला हिंदी नहीं है, इसमें सारी भारतीय भाषाओं की चीज़ें हैं और संदर्भ ग्रंथ हैं, सामान्य पुस्तकें भी हैं। हमारे सप्रे संग्रहालय की जो सामग्री है, ये तो अनेक विषयों की सामग्री है, साहित्य की भी है और अन्य विषयों की है। उसके आधार पर 1238 शोध छात्र डीलिट, पीएचडी और एमफिल, अब तो एमफिल बंद हो गया, पहले एमफिल भी होती थी, इनके लिए अपनी शोध प्रबंध, अपने थीसिस पूरी कर चुके हैं, उन्हें डिग्रियां अवार्ड हो चुकी हैं। तो ये एक तरह से इसे जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, शिक्षाविद हैं, बड़े महत्वपूर्ण संपादक और साहित्यकार हैं, उन्होंने इसे ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय कहा है कि इतना बड़ा, यहाँ 5 करोड़ पुस्तक सामग्री है, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न विषयों की अध्ययन सामग्री। 5 करोड़ पन्ने 40 वर्ष में इकट्ठी हुई है ये। जी 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 40 वर्षों का मतलब अनुभव तय किया है इस संग्रहालय ने। और खैर मतलब अगर इतनी चीज़ें हैं तो एक विद्यार्थी के लिए ये तो बिल्कुल ज्ञान तीर्थ कह सकते हैं। विद्यार्थी क्या, कोई भी कितना बड़ा ज्ञानविद हो, उसके लिए इतनी चीज़ें जो हैं अगर वो देखेगा तो बिल्कुल उसके अंदर लगातार आ जाइए। सर, आपने भी एक बात का जिक्र किया कि आप पुस्तकों का व्यसन एक तरीके से कहा जाए, वर्तमान में अगर हम देखें लोगों को तो उनको मोबाइल फ़ोन का व्यसन हो चुका है। इस विषय में क्या कहेंगे आप कुछ? ये मोबाइल फ़ोन का व्यसन, देखिए, टेक्नोलॉजी नई नई आती है, समय के अनुसार इन चीज़ों में बदलाव होता है, प्रगति इसी को कहते हैं। और प्रगति के अनुसार बहुत बदलाव आते हैं, उन बदलावों का स्वागत करना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। एक विषय आपत्तिजनक है कि जो हमारा ये नया माध्यम है, खासतौर से जो मोबाइल का, जो सोशल मीडिया हर हाथ में एक साधन आ गया है इकट्ठा, इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। अनावश्यक चीज़ें, आपकी किसी की एनिवर्सरी और जन्मदिन और इस तरह के, हम कहीं घूमने गए हैं उसके पे फ़ोटो डाल रहे हैं, ये इसका काम नहीं है। इसका क्या ये है कि ज्ञान के एक स्रोत के रूप में, जानकारियाँ इकट्ठी करने के स्रोत के रूप में इसका उपयोग हो, ज़्यादा अच्छा है। मनोरंजन अच्छी चीज़ है, लेकिन मनोरंजन की भी एक सीमा होना चाहिए और उसमें शालीनता और शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए। वो भाषा की भी हो, वो दृश्यों की भी हो, वो प्रस्तुति की भी हो। एक सभ्य समाज, सुसंस्कृत समाज अपनी सभ्यता और शालीनता और शिष्टता से पहचाना जाता है, उसका ध्यान सोशल मीडिया में नहीं रखा जा रहा है। और दूसरी बात, इसमें फेक जो है, बनावटी, वो आजकल जो वो आपका कृत्रिम मेधा है, एआई, उसका भी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको कुछ भी बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा हमने, तो हमारे हिंदी के जो आदि संपादक हैं, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया, पंडित युगल किशोर शुक्ल, अब उनका कोई फ़ोटो उपलब्ध नहीं दुनिया में, मिल भी नहीं रहा, बहुत ढूंढ चुके हैं, लगे हैं उस प्रयास में, लेकिन उन्होंने एआई से लिया और वो एक फ़ोटो बना के जारी कर दिया और सब जगह छप भी गया, प्रसारित भी हो गया। वो चित्र है शिवपूजन सहाय का। वो स्वयं बहुत बड़े संपादक, बड़े लेखक थे, आचार्य शिवपूजन सहाय। लेकिन शिवपूजन सहाय को आप यदि युगल किशोर शुक्ल बना के प्रस्तुत करेंगे तो ये तो दुरुपयोग हो गया ना। और नई पीढ़ी हमको उनको ध्यान देना चाहिए, जो हमारी नई पीढ़ी है, जिसका अभी किशोरावस्था से युवावस्था में जा रही है, अध्ययन के हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी से लेके फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक जा रही है, जिनको जेनजी कह रहे हैं, हमें सही ज्ञान देना चाहिए। ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात, कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत हो जाए, हमेशा उसका स्वागत तो है, लेकिन वो
सहायक और सेवक के रूप में ठीक है, वो स्वामी नहीं होना चाहिए। इस समय टेक्नोलॉजी हमारी स्वामी बन रही है। ये टेक्नोलॉजी का घोर दुरुपयोग है, इसके बड़े भारी नुकसान है इसके। इसमें जो जानकारी उसका अधिक का स्वरूप कौन बताता है कि जो इसमें जानकारी मिल रही है उसके मार्फत, ये सब बड़ी प्रामाणिक जानकारी कौन करता है ऑथेंटिकेट। आज आप गूगल से आप तलाशोगे सप्रेस के बारे में तो 25 साल 30 साल पहले कोई जानकारी मिल जाएगी। तो किसी ने उसको जैसे कहते हैं अद्यतन बनाना, क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपडेट करना, तो वो तो कोई कर नहीं रहा है। उसका प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन कोई नहीं कर रहा है। तो ये इसी कमजोरी है, तो हमें सावधान रखिए, इसी कमजोरी है। तो आप नई से नई टेक्नोलॉजी अपनाएं, उसमें महारत हासिल करें, लेकिन मानव का जो विवेक है वो सदैव उसके ऊपर ही रहेगा। अपने विवेक को उसके हवाले ना करें टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी संचालन में उस विवेक का इस्तेमाल करें, ये सावधानी की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि मानव ने ही टेक्नोलॉजी को बनाया है और उसके अधीन हो जाए। मानव मस्तिष्क से ऊपर कभी टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी। जी जी। अच्छा सर, ये टेक्नोलॉजी की बात हो गई, सोशल मीडिया की बात हो गई, और अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान में हिंदी की। अपनी सरकार द्वारा भी हिंदी को लेकर के एक पहल दी जा रही है कि इसे एक राष्ट्रीय भाषा की ओर धीरे धीरे करके अग्रसर किया जाए। दक्षिण में भी इस चीज़ को लेकर विरोध हुए हैं। अभी हाल ही समय देखा जाए तो एक भारत जो कि एकजुट होकर खड़ा हुआ है, वहाँ पे भाषा एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि एक दरार पैदा कर रही है। चाहे वो महाराष्ट्र का केस आया हो, चाहे वो दक्षिण का केस आया हो, तो ऐसे में आप कैसा सोचते हैं, आपके मन में क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, भाषा का काम समाज का निर्माण करना है, समाज को उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करना है। भाषा को बहता नीर कहा गया है। भाषा हमारे यहाँ कहा जाता है, एक कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस में वाली। तो भाषा के स्वरूप कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर आप गुजरात से लेकर उधर सुदूर उत्तर पूर्व तक, ये स्वरूप स्थानीयता को समेटते हुए, भाषा में स्थानीयता का पुट मिलाते हुए ये स्वरूप अलग अलग हुए हैं। मूल स्रोत जो हमारा जो भारत की राष्ट्रीय एकात्मता का स्रोत है वो तो संस्कृति है, और संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम भाषा है। तो ये विरोध जो भाषा का हो रहा है, ये राजनीतिक स्वार्थों के कारण हो रहा है। ये निकम्मे नाकारा राजनेता जो अपने अच्छे कामों से जनता को प्रभावित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो अच्छा काम करने में असमर्थ हैं, तो वो ऐसे वितंडावाद, ऐसे विरोध फैलाते, आग लगा देते हैं। अब बम्बई जैसी जगह में, अब मुंबई कहते हैं उसको, इतनी बड़ी फिल्मी दुनिया है, किस भाषा के लोग वहाँ नहीं है। महानगर है वो, महानगर नहीं, महानगर से ही महानगर है, अपने आप में एक राज्य के बराबर है। अब उसमें कितनी भाषाओं के लोग हैं। तो आप इसमें करके जो लोग, तो वो जो दूध बेच रहा है उनकी आपने ढिबरी उल्टा दी, आपने पान का ठेला उल्टा दिया, आपने चाय की गुमटी उठा दी। ये तो एक तरह से कायरता की पूर्ण हरकत है। इससे क्या होता है, ये ताकत यदि आप वहाँ के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ इस्तेमाल करो तो समझ में आए कि आप में कोई मर्दानगी है, एक आप में कोई राजनीतिक सिंहत्व है, आप में सामर्थ्य है। ये तो कोई करता नहीं है। और भाषा को ऐसा, भाषा कभी राजनीति का विषय नहीं हो सकती। भाषा समाज की छाती है, भाषा समाज की धरोहर है, भाषा समाज की साझा संपदा है, साझा बौद्धिक संपदा है। भाषा में राजनीति का दुष्चक्र गुणना, ये एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं जिसका कि अस्वीकार्य, निंदनीय कह सकते हैं, और निंदनीय, ये नहीं होना चाहिए। अब बताइए, हिंदी को राष्ट्रभाषा किसी संविधान ने नहीं कहा है, संविधान कोई अधिकार भी नहीं किसी को राष्ट्रभाषा कहने का। ये समाज का काम है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और भारत में नव जागरण आंदोलन गतिमान था, तो उस दौर में चाहे महात्मा गांधी हो, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लोकमान्य तिलक की मातृभाषा मराठी थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की मातृभाषा बांग्ला थी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मातृभाषा तमिल थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन हिंदी के काम बहुत विस्तार के बहुत काम किया, उनकी मातृभाषा गुजराती थी। तो ऐसे तमाम महापुरुष जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, कोई और भाषा थी, लेकिन उन्होंने एक अनुभव किया कि यदि हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारे मूल्य क्या हैं,
हमारी अपेक्षाएं, आशाएं क्या हैं, आज़ादी हमें क्यों चाहिए, गुलामी का अभिशाप क्या होता है। अब ये सारी बातें यदि हम जनता तक, पढ़े लिखे लोग अकेले तक नहीं पहुंचाना थी, आम जनता तक पहुंचाना, जन जन को जागृत करने के लिए यदि उपयोग करना है, तो पूरे देश में यदि हम जाएंगे तो संपर्क और संवाद की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। लोग समझ लेते हैं, लोग बोल लेते हैं, लोग लिख भी लेते हैं। तो इसकी हिंदी की ये जो व्यापक परिस्थिति थी, सर्वत्र व्याप्ति जो थी सारे हिंदुस्तान में, एक कोने से दूसरे कोने तक, इसके कारण इन महापुरुषों ने, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, ये कहा कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। और गांधी जी देखो, गांधी जी ने तो अपना एक दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए एक समिति बनाई थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की वर्धा में स्थापना की थी। और जो समिति बनाई थी उसमें उन्होंने अपने छोटे बेटे देवदास गांधी, जो बाद में इंडियन एक्सप्रेस और अखबार से या हिंदुस्तान से जुड़े, उसके संपादक भी रहे, एक वो भी थे, मोटूर सत्यनारायण थे, स्वामी सत्यभक्त थे, कितने सारे लोग थे जो इनको काम में लगाया था। और इस दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार समिति की सभा की स्थापना हुई, बहुत अच्छा काम किया। तमिलनाडु में बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं लोग। केरल के हिंदी भाषा के लोग तो इतने विद्वान हैं, वो काशी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों को सिखा सकते हैं सही हिंदी ये है, अच्छा, शुद्ध हिंदी, इतने ज्ञान है उनका। सब जगह हो रहा है ये, गुजरात में और मराठी, और हमारी तो लिपि भी एक है, देवनागरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं वो, इसका कोई औचित्य नहीं है कहीं भी। तो राष्ट्रभाषा हिंदी किसने कहा? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। वो कब कहा? ये आज़ादी के बहुत पहले, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और जो संघर्ष कर रहे थे देश के लिए। फिर एक राजभाषा है, तो हिंदी को राजभाषा कहा गया। ये संविधान ने दर्जा दिया, राजभाषा का संविधान दे सकता है। लेकिन एक उसे पैंच लगा दिया कि 15 साल तक साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी। फिर दक्षिण में आंदोलन हुआ, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अब कि जब तक कोई भी एक राज्य विरोध करेगा तब तक चलती रहेगी। ये गलत है। देश की राजभाषा हिंदी हो, एक जो हिंदी राज्य हैं, हिंदी क्षेत्र के राज्य हैं, उनके राज्यों की भी राजभाषा हिंदी हो, ठीक। लेकिन तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, आंध्र में और तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, बंगाल में बांग्ला, ओडिशा में ओडिया, असम में असमिया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में आपकी मराठी, ये उनकी राज्य की भाषाएं हों। लेकिन समूचे देश की जो संघ की राजभाषा हो वो हिंदी हो, और इनको अपने अपनी भाषा में काम करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? ये लोकतंत्र है। इसमें शासन का स्वामी कौन है? वो नागरिक, वो मतदाता, जिसके वोट से सरकार बनती है, जिसके टैक्स से खजाना भरता है। तो जिसके टैक्स से खजाना भर रहा है वो जनता का खजाना है। उस जनता के खजाने से जिनको भी वेतन, भत्ते, साधन सुविधाएं मिल रही हैं, ये वो अन्नदाता और ये उसके नौकर हैं। इनका पद कोई भी हो सकता है, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव तक का हो सकता है। न्याय जिला छोटे से सिविल जज से लेके भारत के मुख्य न्यायाधीश तक का हो सकता है। लेकिन नौकर हैं उस जनता के, जो वोट दे के सरकार बनाती है, जो पैसे टैक्स दे के खजाने भरती है, जिनके खजाने से आपका भरण, जिनकी कमाई, खून पसीने की कमाई से मिलने वाले टैक्स से आपका भरण पोषण हो रहा है, आपके परिवार चल रहे हैं, वो आपका अन्नदाता है। आपको उसके प्रति वफादार होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। क्या बात है, आपने एक परिपत्र निकाल दिया अंग्रेजी में। हिंदुस्तान के 99% लोगों को अंग्रेजी का कोई ज्ञान नहीं है, और जिन 1% को है भी, उनमें से भी 90% को गलत अंग्रेजी ज्ञान है। हाँ, आधी अधूरी एक तरीके से। हाँ, तो ये कैसे हो सकता है? दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता कि उनकी अपनी भाषा छोड़ के दूसरी भाषा उनकी भी हो। सबकी अपनी भाषा होती है। तो राजभाषा, जिसमें शासन व्यवस्था, जिसमें न्याय व्यवस्था, जिसमें विधायिका, मतलब संसद और विधानसभा होती हैं, ये सारे काम केवल हिंदी में, और इन राज्यों की राजभाषा में उनके राज्यों का काम विधानसभा का होना चाहिए। उनकी हाई कोर्ट की भाषा उसी में होना चाहिए। हमें पता तो होगा हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, हमारी जान दाव पे लगी, हमारा संपत्ति दाव पे लगी है, वो हमें पता ही नहीं कि जज साहब और वकील साहब क्या कर रहे हैं अंग्रेजी में। ये तो बहुत गलत है। बिल्कुल, ये अत्याचार है। प्राथमिक शिक्षा पूरी मातृभाषा में होना चाहिए।
मातृभाषा के अलावा आप किसी भाषा में शिक्षा दे रहे हैं तो ये नौनिहाल बच्चों को, जिनका अभी कमज़ोर होता है, विकासशील उनका मस्तिष्क होता है, उन पर अत्याचार है ये, और बहुत क्रूरतापूर्ण है ये। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होना चाहिए। हिंदी क्षेत्र में हिंदी, जो दूसरे भाषा वाले राज्य हैं उनमें उनकी भाषा। फिर आप जब मिडिल स्कूल पे आ जाएं, यहाँ से आप शुरू करिए। किसी भी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेजी का भी विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी या फ्रेंच या जर्मन या जापानी, हिंदुस्तान लोग जहाँ जहाँ रोजगार की जाना चाहें उस देश की भाषा सीखते हैं। बहुत सारे लोग जर्मन सीखते हैं, बहुत सारे लोग फ्रेंच सीखते हैं, अंग्रेजी तो है ही ऐसी। तो लेकिन ये स्किल के तौर पर स्वीकार है, हमारे लिए कौशल की भाषा है ये। कि हमें मान लो पढ़ लिख के बाहर जाना है और हम अमेरिका में या अंग्रेजी भाषी राज्य देशों में जाके नौकरी अवसर तलाशना है आजीविका के, तो हम अंग्रेजी में पारंगत हो जाए, कोई हर्जा नहीं है। तो अंग्रेजी हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो या जापान हो या मैंडारिन हो या जापानी हो या स्पेनिश हो या अरबी हो, ये भाषाएं हमें कौशल के रूप में, जैसे हम कोई विषय चुनते हैं पढ़ाई के लिए, ऐसे कौशल के रूप में चुने, लोग पढ़ें, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अंग्रेजी का हमारे राजकाज पर, हमारी न्यायपालिका पर, हमारी विधायिका पर अंग्रेजी का चलन होना, यह एक तरह से ये है कि अभी देश पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है। बिना अपनी भाषा की स्वतंत्रता के कोई देश आज़ाद नहीं होता है। तो वो एक बहुत ख़राब परिस्थिति है जी। एक बात। दूसरी बात, हम लोग अभियान अभी 14-15 सितंबर को यहाँ एक भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान हो रहा है, और जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें तो मातृभाषाओं पर और भारतीय भाषाओं पर, हिंदी पर, सब पर बहुत जोर दिया गया है, और बहुत सही दिशा में है वो कदम। तो ये होना चाहिए, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या होना चाहिए? हमें अपनी भाषा पर अभिमान है, लेकिन हमें किसी भी भाषा के प्रति हमारे मन में कोई दुराग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं, जुड़ाव नहीं है। तो अपनी भाषा पर अभिमान, सब भाषाओं का सम्मान जी। फिर आज यदि कोई बुंदेलखंड क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसे बचपन से पता होना चाहिए बुंदेली भाषा क्या है, उसकी मिठास क्या है, उसके मुहावरे क्या हैं, उसका शब्द भंडार क्या है, उसका शब्द साहित्य भंडार क्या है, ये है ना। तो ये उस ज्ञान का हमें पता होना चाहिए, उसकी जानकारी हमें मिलना चाहिए। और हिंदी कैसे बनी है? हिंदी तो इन्हीं सब भाषाओं, जो हिंदी की लोक भाषाएं हैं, कहीं भोजपुरी है, कहीं मगधी है, कहीं ब्रज है, कहीं अवधी है, कहीं बुंदेली है, कहीं बघेली है, कहीं मालवी, कहीं निमाड़ी, कहीं राजस्थानी। अब राजस्थान में 10-20 प्रकार की भाषाएं होती होंगी। फिर हमारे हिमाचल है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, इनमें अपनी भाषाएं हैं हिंदी की, हैं सब हिंदी की बोलियाँ। लेकिन बोलियाँ नहीं कहो उनसे ये कहिए कि हिंदी की सह भाषाएँ, क्योंकि हिंदी की प्राण धारा है वो। हिंदी उन्हीं का समुच्चय है, उन्हीं से हिंदी बनती है। तो ये भी सावधानी रखना चाहिए। तो बचपन में घर परिवार में भी सिखाना चाहिए वो। और अंग्रेजी मतलब हम रोबोट बना रहे हैं, हमारी दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा व्यवस्था के समय कि हम लोग मनुष्य नहीं बना रहे, रोबोट बना रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। हमें बच्चों को अच्छा मनुष्य बनाना है, सिखाओ सब कुछ, पढ़ाओ सब कुछ। किसी चीज़ से कोई बैर नहीं है, ना भाषा से किसी से बैर है, ना टेक्नोलॉजी से कोई बैर है। ये उस बच्चे को तय करने में कौन सी दिशा में जाना है, उसके साथ वो तैयारी करे, लेकिन अपनी भाषा की उपेक्षा करके नहीं, अपनी भाषा का सम्मान करके, अभिमान करके उस पर अभिमान करे, लेकिन किसी भाषा का असम्मान ना करे, सभी भाषाओं का सम्मान करे जी। ये इसको आंदोलन विरोध की चीज़ नहीं है ये तो अच्छा, आप 10 भाषाएं सीख लो, अच्छी बात। हमारे यहाँ विनोबा जी को आज पता नहीं कितने प्रकार की भाषाएं आती है, संत विनोबा। अच्छा, हाँ, वो प्रकांड बन रहे थे सब भाषाओं के, वो उर्दू भी जानते थे। अच्छा। कुरान पर उनकी लिखी टीका बहुत अच्छी हिंदी में। गीता पर सबसे अच्छा प्रवचन उनका है विनोबा जी का। अच्छा, अवेलेबल है इंटरनेट में। हाँ, अच्छा। तो ये जो होते हैं, आप जितना ज्ञान का कोई और छोड़ नहीं है, आप जितना ज्ञान है उतना अर्जित करें, जिस भाषा के माध्यम से मिले उस भाषा से अर्जित करें, जितनी भाषाएं सीख सके उतनी भाषाएं सीखें। उनकी परंपरा क्या है जी, ये तो पता चले, उनके साहित्य में क्या अच्छी चीज़ें हैं। इसके लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो जो पढ़ेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। खैर अभी तो लोगों का रुझान है फिल्मों में बहुत रहता है कि बॉलीवुड, वो इसलिए नहीं है कि लोग अपने बारे में असावधान हैं। ये जो उम्र होती है, जिस किशोरावस्था से जब आप युवावस्था में जाते हैं, वही है जब आप ऊँची डिग्रियाँ हासिल करने के लिए
संघर्षरत रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, जी। उस दौर में आपका मानस जैसा बन जाएगा। तो युवा लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें लाइफ एंजॉय नहीं करना है, हमें लाइफ बनाना है। जीवन के में का आनंद उठाने की बाकी पूरी उम्र पड़ी है। एक बार आपका जीवन अच्छा बन जाए, आप अच्छे मनुष्य बन जाएं, आप अच्छी जानकारियों से लैस हो, उससे संपृक्त हो जाएं, जी। आपके अच्छा ज्ञान आप अर्जित कर लें, तो आप अच्छे मनुष्य बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि अच्छा मनुष्य बन जाए। अच्छा मनुष्य बन जाएगा तो किसी भी दिशा में बढ़ जाएगा। जी। ये है, ये भाषा का हमारा सरोकार हमारे दृष्टि से ये है। और इन्हीं का मंथन हम लोग यहाँ 14 और 15 सितंबर को रविंद्र भवन में ये वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग के अंतर्गत और सप्रे संग्रहालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ माखनलाल चतुर्थी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है, और भी बहुत सारी संस्कृत विभाग की अकादमियाँ हैं, साहित्य अकादमी है, उर्दू अकादमी है, ये जो बोली विकास आदिवासी बोली विकास अकादमी है। इन सब में एक तरह से सब मिल के, भोपाल में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, ये सब लोग मिल के ये कोशिश कर रहे हैं, सब भाषाओं के लोग आपस में बैठें, विमर्श करें, अच्छा मंथन करें। समूह मंथन से तो अमरस निकला था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अमरस ग्रहण कर लें। जो यदि कहीं उसमें लगता है कि जहर के भी कहीं आ रहे कुछ है, उसे बाहर करें। देखिए भाषा को काम है जोड़ना, तो जोड़ के रखे भाषा, तभी मज़ा है। और राजनीति वालों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उनका काम नहीं। राजनीति इसमें जो अपनी टांग फंसाती है, वह गंदगी पैदा करती है, और वो गंदगी समाज के लिए नुकसानदेह है। खैर राजनीति तो जिस क्षेत्र में आ जाए उस चीज़ में फिर दिक्कत खड़ी कर देती है। और खैर ये कार्यक्रम बाकी बहुत अच्छा है कि जैसा बताया आपने सिनेरियो पूरा, उसमें जब लोग बैठेंगे तो बिल्कुल जो है निकलेगा, उत्तर निकलेगा उस चीज़ का, भारत निकलेगा। बिल्कुल। तो भारत की लगभग सभी भाषाओं का और लोक भाषाओं का उससे प्रतिनिधित्व हो रहा है। अच्छा जी। इतना बड़ा देश है, एक साथ तो सब नहीं हो सकते, लेकिन अधिकतम संभव जितने लोग आ सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं, वो आपस में विचार विमर्श करेंगे, एक कुछ संकल्प पत्र पैदा करेंगे। संकल्प। अच्छा अभी यही जिक्र कर रहा था मैं कि फिल्मों को लेके आपका क्या सिनेरियो। भारत में वर्तमान में पिक्चरें बन रही हैं, पहले बना करती थी जो, अभी अगर देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ सीन्स ऐसे आते हैं, कुछ भाषाएं ऐसी आती हैं जो लोगों में जो है आक्रोश पैदा कर देती है। बहुत लोग सड़कों पे आकर के अपना प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ का उपयोग हो। हैं इसमें ये एक तो लोग कहते हैं कि रचनात्मक स्वतंत्रता, जी, ऐसा लोग कहते हैं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उनका जो हम बड़े रचनात्मक, हम हमारी दृष्टि हम प्रस्तुत ऐसे कर रहे हैं, उसमें हिंसा और गंदगी, अश्लीलता ये जो परोस रहे हैं, ये बहुत निकृष्ट सोच है। यह समाज को बिगाड़ देगा। यथार्थ के नाम पे ये सब नहीं हो सकता है। हम लोग अखबारों में काम करते हैं, यदि हम दंगे फसाद हों, सारी रिपोर्टिंग यथार्थ के नाम पे करने लगें तो दंगा कभी बंद नहीं होगा, भड़क जाएगा। और तो कुछ सामाजिक जवाबदारी भी है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक सभ्य संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, हम उसके हिस्से हैं। तो हमारे सर पे हमेशा एक चेतना रहना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो उससे हमारी दिशा तय होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदी की तुलना में आप दक्षिण भारत की यदि कोई फिल्म आती है तो अच्छा लगता है, बिल्कुल मज़ा आता है देखने में। अब दूसरी चीज़ देख लें, कई बार होता है, हमारे एक आदि पुरुष नाम की फिल्म बनी, बुरी तरह पिट गई। जी जी जी। और उसका एक मनोज मुंशी क्या उन्होंने उसके मनोज मुंशी, हाँ उसके कोई वो लिखे थे, हाँ स्क्रिप्ट, हाँ स्क्रिप्ट और डायलॉग बहुत घटिया थे। लगता ही नहीं है किसी आदमी को हमारे परंपरा का या हमारे वाङ्मय का कोई ज्ञान है। और आप दूसरी तरफ देख लीजिए, महाभारत नाम का धारावाहिक बना था, डॉक्टर राही मासूम रजा, उन्होंने उसके सब लिखा था, कितना श्रेष्ठ था। लगता है कि ये आदमी है, इसने महाभारत को, गीता को, भारत को, भारत के वाङ्मय को, भारत की संस्कृति की समझ है इस आदमी को। उस समय की बनी चीज़ आज भी कितनी श्रेष्ठ है वो। रामायण बनी थी हमारे यहाँ, रामानंद सागर ने बनाई थी। उसके आप संवाद और पटका सब देख लीजिए, एक श्रेष्ठ था। ये जो गंदगी परोसी है, ये गंदगी आप लोगों के पता नहीं क्या पैदा करना चाहते हो, क्यों पैदा करना चाहते हो। गंदगी के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। जिनका मानस गंदा होगा वे अपनी गंदगी को ढूंढ लेंगे। सार्वजनिक तौर पे आप गंदगी मत फैलाओ कोई, ये देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खैर अब कोई आपको किसी फिल्म का आज की जो फिल्में बन रही हैं, इनके कोई गाने किसी को याद हैं?
पहले के गाने और पहले के गाने देखो आप, उन गीतों में एक समाज बोलता था और उन लोगों से सीखते थे, जी लोगों करते थे। साहित्य में भी यही हो रहा है, कुछ भी हो रहा है साहित्य में जैसे आप पे पिछले 50 की कविता याद है आपको? अभी आज इस जब साल 2 साल पहले कोई कविता ऐसी लिखी गई जो आपको याद है? नहीं, अभी की तो कोई याद नहीं। पहले जो पहले कविता जो वो याद है, हाँ 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 कंठ में है उनके। तो क्या वही समय की बात समाज आपके ध्यान यदि आपके नज़र में नहीं है, जी। समाज के प्रति दायित्व तो आपकी नज़र में नहीं है, वो यथार्थ के नाम पे कुछ भी करो आप और सोचे कि वो तमाशा करो, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हर जितने भी माध्यम हैं, सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, या सोशल मीडिया हो, या आपका पॉडकास्ट भी है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, जी ये गंभीर माध्यम है। ये इसका दायित्व बहुत बड़ा है। और इनमें सबसे ज़्यादा इन माध्यमों का उपयोग करने वालों को बड़प्पन होना चाहिए, वो सोच का, समझ का, व्यवहार का बड़प्पन, भाषा का बड़प्पन। और जो जिसके पास बड़प्पन नहीं होता है वो बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल उसका कोई सम्मान नहीं होता है। कुएं में रह जाता है। हाँ, ये चलिए, एक मज़ेदार नहीं कहूँगा, एक ज्ञानवर्धक एक वार्ता रही, और मैं बिल्कुल समझूंगा कि जो दर्शक इसे देखेंगे उनको भी बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि जैसे कि एक जिक्र भी आपने किया यहाँ पे ना कि भाषा जो है वहाँ पे राजनीतिक जो एक तरीके से दखलंदाजी हो रही है, इस चक्कर में जो चीज़ें हैं एक तरीके से क्लैश हो रहे हैं आपस में, तो लोग समझेंगे तो बेशक जो है इस चीज़ का निवारण निकलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये युवा पीढ़ी पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल। दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं 2, जी क्योंकि ये सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, ये एक तरह से ये आने वाला चलने वाला संग्राम है। ये वो तलवार बम वाला नहीं, एक जीवन संग्राम। उन्होंने लिखा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो इसमें यदि आप नागरिक हैं, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र आपका है, जी तो इसको बनाने बिगाड़ने में भी आपकी सक्रिय भूमिका होना चाहिए। यदि आपकी भूमिका अच्छी होगी तो आपको याद रखा जाएगा, बुरी होगी तो आपको विस्मृति के गर्त में डाल दिया जाएगा। भूमिका निभाना है सबको, और ये सोच के निभाना है कि हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि समाज में पहुँचाया है उस जगह पर। जी।